हेलो एवरीवन, आपका यूट्यूब चैनल पे एसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दिसंबर सीटेट 2024 में एग्ज़ाम होने जा रही है, यहाँ पे एसीएस पाठशाला में आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में सारी क्लास करवाई जाती है। और हमारे यहाँ बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, आप इसको जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का कृपा करें। और अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं सीडीपी के कुछ कंटेंट के बारे में, और सीटेट जो एग्जाम लेती है इनके बारे में, क्या कैसे कौन सब्जेक्ट होती है, कितने मार्क्स होती है, इन पे थोड़ी बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम जो लेती है वो दो भाग में लेती है, एक 1 to 5 होती है और एक 6 to 8 क्लास होती है। दोनों में 150 क्वेश्चन होती है और मार्क्स भी जो है सो 150 मार्क्स है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट 1 मार्क्स। इसमें हम लोग कुछ देखेंगे। सीडीपी 30 मार्क्स होती है, और जिसमें कि हिंदी 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स और मैथ 30 मार्क्स। ये टोटल आपको 150 क्वेश्चन हो गया, और हर क्वेश्चन का नंबर एक इक्विवेलेंट है, तो टोटल मिलाकर के 150 हो गया। और एक बात याद रखेंगे, जो बच्चे इंग्लिश क्षेत्रीय वाले जो बिहार के हैं या यूपी के हैं, जो हिंदी के बदले कुछ संस्कृत लेते हैं या अदर स्टेट के अदर लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, जो इसमें कंफर्टेबल आपको फील हो। और 6 to 8 में आपको दो पार्ट में आ जाएगी, जो एसएसटी वाले होंगे, एक एसएसटी वाले और एक हो जाएंगे आपको साइंस वाले। ठीक है, तो एसएसटी में भी आपको 60 मार्क्स आपके एसएसटी से रहेगी, और साइंस वाले में भी 60 मार्क्स जो है सो आपका साइंस से रहेगी, जिसमें कि 20 मार्क्स जो है सो पेडागोगी होगी, 40 मार्क्स जो है सो कंटेंट की बात होगी। इसमें साइंस वाले भी जो है सो इसमें 40 मार्क्स जो है सो आपको कंटेंट पे बात होगी, और 20 मार्क्स जो है सो आपको पेडागोगी की बात होगी। ओके, और चलते हैं। ये तो था आपका सिलेबस था सीटेट, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप लगातार रूप से आप जुड़ के अगर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में क्लास चल रही है, तो आप जुड़ें, और जो भी यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से हो और ऑफलाइन में हो, आप इनका लाभ उठाएं। और सीटेट इस बार आप लोग बेड़ा पार करें। वैसे भी बिहार में फिर से वैकेंसी आने वाली है टीचर की, तो ज्यादा से ज्यादा आप सीटेट अभ्यर्थी आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। और हमारे सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर। पहला चैप्टर वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो टीचिंग स्किल है इसमें। और इसमें समझना पड़ता है कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। दोनों जो है सो लगभग सिमिलर दिखता होगा, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर दोनों शब्द हैं तो दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगी। तो चलिए हम लोग समझने का एक प्रयास करते हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। वृद्धि के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वृद्धि जो है सो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद वृद्धि पूरे जीवन नहीं चलती है, एक टाइम पीरियड के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि वृद्धि जो है सो सीमित है। क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। और विकास की अगर मैं बात करूं, विकास जो है ये गर्भ अवस्था से, विकास जो है सो गर्भावस्था से, और जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम लोग कब्र नहीं चले जाते हैं, उससे पहले तक हमारा सिर्फ और सिर्फ विकास से विकास होते रहती है। ठीक है, यानी कि ये असीमित है। ठीक है, और इसमें आपको वृद्धि में डायरेक्शन नहीं होती है। वृद्धि में क्या नहीं होती है? डायरेक्शन।
यानी कि कोई दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है। और जो विकास होती है, विकास में दिशा होती है। विकास में क्या होती है? दिशा होती है। और ये दिशा जो है सो दो प्रकार की होती है, दिशा होती है और ये दो प्रकार की होती है। एक सिर पदाभिमुखी दिशा होती है और दूसरा होता है समीप दूराभिमुख। सिर पदाभिमुख का मतलब हुआ कि सिर से पैर की ओर विकास होती है और समीप दूराभिमुख हुआ कि केंद्र से आप बाहर की ओर विकास होती है। तीसरी चीज, आप एक चीज करते हैं कि वृद्धि को आप एक एज यूजुअल, मतलब एक ऐसे मेंटली रूप से आप कैसे समझ पाएंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। वृद्धि के बारे में आप एक चीज कह सकते हैं कि वृद्धि को आप अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका हाइट क्या है, इसका लंबाई क्या है, मैक्सिमम कैसे इसको मेजर करते हैं, इसको नाप सकते हैं। नाप करके इसको मात्रात्मक रूप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और इसको हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, वृद्धि को हम देख सकते हैं। ओके। और विकास जो है, विकास को हम लोग देखते नहीं है, इसमें बहुत सारी डायमेंशन जुड़ी होती है और इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको फील कर सकते हैं अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप मूल्यांकन, इवोल्यूशन जिसके आगे बात करेंगे, आपको समझ में आएगी कि इसका दायरा कहाँ तक बढ़ा है, वो आप एहसास कर सकते हैं। लेकिन वृद्धि एक ऐसा चीज होती है, उसको आप खुली आंखों से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद हम लोग विकास एक ऐसा चीज होती है कि विकास में आप ध्यान देंगे कि विकास ऐसा नहीं है कि मतलब रातों रात जो है सो किसी आदमी का बहुत विकास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग चर्चा करते हैं विकास की। डेवलपमेंट विकास पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो विकास के बारे में ये समझना होगा। और सबसे पहली बात, मैं जो भी बातें डिलीवर कर रहा हूं इस लेक्चर के माध्यम से, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो भी बात कर रहा हूं एक बालक के बारे में बात कर रहा हूं, एक बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। आखिर एक शिक्षक अपने बच्चों को कैसे विकास कर सकता है, कैसे, मतलब किस तरह से करवाना चाहिए। वो छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको तो एक मेंटर की आवश्यकता होती है, एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। आप उसको अच्छे से अच्छे ट्रीट करके अच्छे से अच्छे आप एक सार्थक इंसान तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि रातों रात होगी, वो क्या होती है, बहुत लचीला होती है। क्या होती है? बहुत लचीला होती है। लचीला कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को पहले ABCD सिखाएंगे, जेड तक सिखाएंगे, उसके बाद जो है सो हम BALL बॉल, छोटे छोटे शब्द सिखाएंगे। फिर उसके बाद राम इट्स ए मैंगो, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। फिर पैराग्राफ सिखाएंगे। मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी संज्ञानात्मक रूप से अगर उसका विकास करवाना है तो उसका मतलब हमको क्या करना होगा, मतलब सरल से जटिल, सरल से जटिल। यानी कि आप एकदम बहुत धीरे धीरे से, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। टाइट मतलब हार्ड कस करके उसको नहीं, नाथ करके नहीं तैयार कर सकते हैं। उसको एकदम लचीला, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, पूरा फ्लेक्सिबल छोड़ेंगे। एक दिन में सीखे, 2 दिन में सीखे, बार बार उसको इंटरेस्ट, उसकी रुचि कर उसमें उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। उसको इंटरेस्ट कैसे आए, उसको कुछ प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि उसको इंटरेस्ट है और धीरे धीरे वो उनका विकास हो। एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आती है, विकास जो है, विकास आपको एकीकृत से क्रियात्मक होती है, एकीकृत से क्रियात्मक होती है। ठीक है, ये तो रहा आपका विकास का। ये सब क्वेश्चन पूछती है, बार बार पूछती है। जहां आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां भी आपको थोड़ा बहुत आपके नॉलेज का जांच करने का एक वाइवा ले जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि आप क्या जानते हैं। आप शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, इस बात की एक जानकारी जानना चाहता है कि इसका माइंड इस लेवल पे डेवलप है या नहीं है, मतलब एक टीचर बनने लायक है या नहीं है। सीटेट CBSE एग्जाम ओरिएंट करवाती है, सीटेट करवाती है, कौन करवाती है? CBSE करवाती है।
तो सीबीएसई ये जानना चाहती है कि एक टीचर बनने का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब काफी बहुत ज्यादा बड़ा चीज पूछना चाहता है, वो बेसिक चीज आपसे जानना चाहता है कि एक साइकोलॉजी, चूंकि ये बाल विकास जो है अपने आप में एक साइकोलॉजी फिलॉसफी का कंपाइल पैटर्न है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ता है कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे सिखाया जाए। और विकास जो है, विकास तो बताया है कि मतलब गर्भावस्था से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत चलते रहती है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक मेरा विकास ही विकास होते रहती है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, हमेशा सतत चलते रहती है। क्या चलते रहती है? हमेशा सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब इसके बारे में हम ये बात करते हैं कि विकास के बारे में तो जान लिए, तो बात यहाँ पे है कि विकास की आयाम क्या होती है, विकास की और भी चीजें पे हम डिस्कस करते हैं। आयाम मतलब क्या? डायमेंशन। डायमेंशन। अब एक बात बताइए कि अगर मैं किसी भी चीज का अगर मैं डायमेंशन पूछूं तो उसका एक मतलब होता है, उसका दायरा क्या है, वो कहां तक जाएगी। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि मैथ में अगर शंकु ही पढ़ाएं, आपको शंकु ही पढ़ाएं, तो इसका मतलब है कि ये जो भाग है, ये जो पैटर्न है, इसको एल बोलते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये जो भाग है ये, इसको एच बोलते हैं। एच बोलने का मतलब क्या हुआ? ये ऊंचाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया। और ये ओ से, ये केंद्र से और यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और ये आर त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या होगी। ओके, इसका मतलब एक शंकु का डायमेंशन हमने बताया कि तिरछी ऊंचाई जो है एल 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई जो है सो 2.5 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है सो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह की अगर हम बातें अगर मैं बताऊं तो उसको मेजर करके इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे तो एंड देन इसका एक खाका तैयार हो सकता है, उसका एक दायरा आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। उसी हिसाब से जब हम विकास की बात करते हैं, विकास की, तो विकास की आयाम, विकास क्या है? विकास की आयाम क्या होती है? तो विकास का आयाम में आप समझेंगे कि सबसे पहले एक बच्चा होता है, बच्चे का क्या होता है? शारीरिक। पहले इसको लिख लेते हैं। शारीरिक विकास सेकंड में, मानसिक विकास थर्ड में, भाषाई विकास, और फोर्थ वन में संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, लास्ट वन सामाजिक विकास। देखिए, ये विकास की डायमेंशन है। क्या सब मैंने बोला? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास। इसमें आप एक जानने का प्रयास करेंगे कि शारीरिक विकास आप देखते होंगे कि जब बड़े बड़े स्कूल सब में, जितने भी स्कूल हैं जहां बच्चे की पढ़ाई की जाती है, विकास की बात की जाती है, उन्होंने अपने बोर्ड पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है कि हमारे स्कूल में बच्चों की सर्वांगीण विकास कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सर्वांगीण विकास कराई जाती है। आपको समझना होगा कि ये सर्वांगीण विकास जो है, ये सर्वांगीण विकास जो है, ये विकास की आयाम को डिफाइन करती है। किसको करती है? विकास की आयाम को डिफाइन करती है। दैट मीन्स कि आप अगर स्कूल में बच्चे को इनरोल कराए हैं तो बच्चे की शारीरिक विकास होगी। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद आप देखते होंगे बच्चे लोग को लाइन में लगाया जाता है। लाइन में लगा करके टीचर एकदम पीटी करवाता है, उछल कूद पूरा करवाता है, एंड देन उसको प्रेयर करवाया जाता है। मतलब एक शारीरिक विकास करने का एक कथक प्रयास होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास करने का मतलब हो गया कि उसके माइंड के अंदर तर्क यानी रीजनिंग,
रीजनिंग, रीजनिंग की प्रोसेस होती है HMT। और दूसरी बात बोलें इसमें HMT हेड माइंड थिंकिंग, यानी संज्ञानात्मक भाव की बात होती है कि कुछ तर्क वितर्क कुछ कर पाता है, कुछ सोच पाता है कि नहीं। स्कूल सब में क्या होता है, आप देखते होंगे कि बच्चे लोग को जो है सो जब एग्जाम होती है तो एग्जाम के बाद जो है सो बच्चे का भाइवा लिखने के लिए बुलाते हैं। भाइवा के लिए बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि बच्चे आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, आप किस चीज का एग्जाम दे, एवं प्रकार से। ऐसा नहीं है कि उसके कंटेंट में क्या है वो हमको जानने का प्रयास है, कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि उसका ब्रेन कितना मानसिक रूप से कितना वो धैर्य है, पेशेंटफुल है कि पेशेंस है या नहीं है। बहुत सारी गतिविधि का ऑब्जर्वेशन होती है, उस पर मार्क्स दिया जाता है, इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। वो क्या होती है, मानसिक विकास होती है, जिसमें तर्क वगैरह की बात की जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में ये प्रोसेस चलते रहती है, जिससे बच्चों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। उसके बाद एक भाषाई विकास की बात करते हैं। भाषाई विकास, बच्चों की भाषा जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक अपना जो भी समस्या है, जो भी हम कहना चाहते हैं, हम दूसरों तक किस माध्यम से बात करेंगे और कैसे समझा पाएंगे। चाहे हमको दुख हो, खुशी हो, या किसी भी तरह की बात हो, या हम अपना एक संदेश हो आप तक पहुंचाना चाहें, तो इसमें बीच का एक माध्यम क्या होनी चाहिए, एक भाषा होती है। ठीक है, तो इस एक सेकेंड, ठीक है, कहां थे, हाँ, भाषाई विकास। तो भाषाई विकास, अब बात करते हैं कि स्कूल में बच्चे का भाषाई विकास कैसे कराई जाती है। आप देखते होंगे कि पूरे साल में स्टार्टिंग से लीजिए 26 जनवरी मनाई जाती है, उसके बाद 15 अगस्त मनाई जाती है, उसके बाद 14 नवंबर मनाई जाती है, उसके बाद सरस्वती पूजा वगैरह भी होती है। बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन मनाए जाते हैं स्कूल में। कभी कभी उस फंक्शन में जो है सो उस दिन, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इन दिन बच्चों को स्पेशली भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की बात की जाती है। उसमें बहुत सारे बच्चे, पूरे क्लास का क्लास बच्चे जो है सो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, और सभी बच्चे माइक लेकर के आते हैं और अपना भाषण स्टार्ट करते हैं। कभी कभी तो बच्चे ऐसे भी आते हैं क्लास में, जैसे आए आपके क्लास में बच्चे, स्टार्ट किया, माइक लिया, बोला आदरणीय प्रधानाध्यापक, फिर उसका मुंह चुप, कुछ नहीं बोल पाता है, फिर थोड़ा देर में टीचर बोलता भागो यहां से। मतलब उसी क्लास में कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि उस क्लास में बोलने वाली बात को बहुत बारीकी से वो बोल के आगे निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि उसका माइंड अटक सा जाता है, सहम सा जाता है, उसको डर सा होता है। मतलब उसका धीरे धीरे, क्योंकि आप बच्चे में जब स्कूल नामांकन करवाए हैं तो जहां तक वो स्कूल है वहां तक आप पढ़ेंगे, 6, 8, 9, 10, 11, 12 वहां तक आपको मौका मिलता है। तो स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करना होता है। फर्स्ट ईयर अगर इस तरह से, फर्स्ट क्लास में अगर ये उसका रहा, अगर अच्छे से वो नहीं बोल पाता है, तो उसका वातावरण ऐसे क्रिएट किया जाता है कि वो जब नए क्लास में वो जब जाएंगे तो नई क्लास में इस गतिविधि के द्वारा उसका भाषाई विकास भी की जाती है। और साथ साथ में आप देखते होंगे कि स्कूल वगैरह में शिक्षक जो है सो बच्चों को खड़ा करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम क्या पढ़ाएं, आप इसके बारे में 2 मिनट बोलिए, 2 लाइन बोलिए, इस तरह की बात की जाती है। शिक्षक क्या कहता है कि मतलब तुम जानते हो कि नहीं, ये नहीं जानना चाहता है। शिक्षक ये जानना चाहता है कि ये जो यहाँ जो पाठशाला है, इसमें आप जो आए हैं, हम जो बता रहे हैं, इसमें कहाँ तक विकास हुआ है, क्या आप कुछ बात, अपनी बात को अपनी भाषा में रख पा रहे हैं दूसरे के सामने की नहीं। इसका एक टेस्ट करने का एक तरीका है, जिससे कि हमारी भाषा विकास ही। और भाषा विकास इंसान के अंदर जैसे ही होता है, इमोशनल स्टार्ट हो जाती है। कौन सा स्टार्ट हो जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। इमोशनल डेवलपमेंट की बात है कि संवेगात्मक, भावात्मक, जिसमें कि दुख, दर्द, आपको कुछ रियलाइजेशन, कुछ इंटरेस्ट आना, मतलब मेंटली रूप से वो कुछ अलग सोचते हैं। जैसे कि आप एक देखते होंगे कि क्लास में जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो कंटिन्यू रूप से क्लास का मॉनिटर होते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, वो बच्चा अगर संजोग छमाही में, चूंकि स्कूल में तो 2-3 एग्जाम होती है, ठीक है, अगर हाफ ईयरली एग्जाम में
पिछले क्लास तक वो टॉपर थे, अपने क्लास के मॉनिटर थे, नेक्स्ट क्लास में कोई अन्य बच्चा जो है सो अगर उनको उनसे आगे बीट कर जाते हैं, वो टॉप पे आ जाते हैं, ये सेकंड चले जाते हैं। आप देखते होंगे कि वो बैठ करके आंख से मोटे मोटे आंसू एकदम मोती टपकाने लगते हैं कि उसको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो कभी अपने आप को इस सिचुएशन में देखा नहीं, और जो कि आज उसको फेस करना पड़ रहा है कि मतलब वो हमसे आगे कैसे निकल गया, ये पच नहीं रहा है, उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको एकदम कैसे कंट्रोल करना चाहिए। फिर शिक्षक लोग आते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, कोई बात नहीं, तुम आगे मेहनत करो, फिर से तुम बहुत अच्छा कर लोगे। चलिए एक एग्जांपल और देते, बहुत अच्छा एग्जांपल। 10th का बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड का आप एग्जाम देते हैं, आप देखते होंगे कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और एक स्टूडेंट है पढ़ने लिखने में नॉर्मल सा है। आप देखते हो एग्जाम के बाद जो नॉर्मल था वो फेल कर जाता है, जो ठीक ठाक था वो पास कर जाता है, और बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो अच्छा नहीं था वो पास कर जाता है और जो ठीक ठाक था वो फेल कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मेंटली रूप से बहुत हैरास होता है, उसको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी कंडीशन में कोई अच्छा गार्जियन अगर बहुत वेल एजुकेटेड आएंगे, वो आएंगे बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चलो घूमते फिरते हैं, थोड़ा पार्टी सार्टी करते हैं, चलते हैं, 10 दिन के बाद अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे और अगले एग्जाम में तुम टॉपर बनोगे। इस तरह से करके उसको मोटिवेट करते हैं और फिर से वो मेहनत करना स्टार्ट करता है 10 दिन के बाद, और पता चलता है कि आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में उन्होंने टॉप कर गया। मतलब क्या हुआ, वो मानसिक संतुलन बनाने का एक प्रोसीजर है। वो समय के साथ, समय जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी, आपका मेंटल लेवल, वो स्ट्रांगनेस, वो हर बारीकी अनुभव, हर चीजों को संतुलन बनाने का भी काम आपके उम्र के हिसाब से आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, चलते हैं। समग्रात्मक हो गया, क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी, फिजिकली वाली बात होगी। ठीक है, एक्टिविटी स्कूल वगैरह में क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है उसमें हम एक्टिविटी करवाते हैं। क्या करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं। एक्टिविटी क्या करवाते हैं, कभी कभी हम दौड़ भी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, दौड़ भी करवाते हैं। अगर दौड़ में बच्चा स्कूल में अगर टॉप कर जाता है तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर लेता है। वो पढ़ने में अच्छा ना भी हो, लेकिन अगर उस भीड़ में अपने स्कूल समूह साथी के बीच, पीयर्स ग्रुप के बीच अगर वो 1 नंबर पे आगे अगर पहुंच जाते हैं तो वो बच्चा के अंदर एक कॉन्फिडेंस आती है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद उसको लगता है कि मैं अगर इस क्षेत्र में अगर अच्छा कर गया हूं तो ये जरूर है कि मैं दूसरे क्षेत्र में भी अगर मैं मेहनत करूं तो उसमें भी मैं सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं, बेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्रियात्मक विकास जो बच्चे में होने से उसके अंदर, सच बोलिए तो मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है सो वो बढ़ती है। ठीक है, जो कि उसके पूरे जीवन में बहुत सकारात्मक काम करती है। एक आती है सामाजिक विकास, यानी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन में। आप मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप देखते होंगे कि अगर किसी फैमिली में कोई भी मेंबर स्टार्टिंग से शादी ब्याह हुआ, उसके साथ जो है सो वो बाहर चले जाते हैं, अपने जॉब पे होते हैं, पूरे फैमिली के साथ होते हैं, वो अपने समाज से बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होते हैं तो वो कट के रहते हैं, बच्चे होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होती है, छोटा सा परिवार होता है, उनको बहुत लोगों के बीच में रहने का मौका नहीं मिलता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि अपने से बड़े के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, अंकल है तो अंकल के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमसे कोई बड़ा भाई है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो कि आप गांव समाज में देखते होंगे, जो विलेजर्स है, जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप देखते होंगे कि वो इनिशियल स्टेज से ही, पढ़ाई तो एक साइड हो गया, एक व्यवहारिक जीवन का जो एक नैतिकता होती है, वैल्यू, मूल्य होती है, वो किसी किताब कॉपी से नहीं सीखी जाती है। वो एक इंसान के, एक एजुकेटेड पर्सन के समूह से ही उन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको एडप्ट किया जाता है। ये सामाजिक विकास मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें पता चलता है कि समाज में एक इंसान के बीचों में एक इंसान का व्यवहार के द्वारा दूसरे का सम्मान किस भाव से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। फादर है तो फादर को किस तरह से रिस्पेक्ट करें, दोस्त है तो दोस्त के साथ कैसे ट्रीट करें। अब देखिए, जो लोग इस समाज में रहने का मौका नहीं मिला है, उनको वो जब किसी पार्टी फंक्शन में देखते होंगे कि बाहर रहने वाले लोग 2 साल, 4 साल, 8 साल के बाद उसके घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रही है, उस टाइम जब वो आते हैं तो आप देखते होंगे कि
आने के बाद वो उस सभा में जहां फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रही है, वहां तो हर तरह के रिश्ते वाले लोग होते हैं। बच्चे सबको देखते होंगे कि जो बाहर से आए हैं वो अच्छा ट्रीट नहीं कर पाते, अपने से छोटे अपने से बड़े बिहेव जो है सो वो अच्छा नहीं होता है। बहुतों का बहुत अच्छा होता है लेकिन मैक्सिमम का अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक किसी भी क्षेत्र में उसका क्या कि अभ्यास मतलब उसको फेस करने का अगर अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो पैटर्न को अपना एचएमटी में कॉग्निटिव में कैसे मतलब वो खांचा में कैसे समा सकता है। ठीक है, तो समाज में रहने के बाद ये जरूरी होता है बालक का विकास में कि समाज में व्यवहार कैसे किया जाता है। इसीलिए स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल के समूह में शिक्षक, सीनियर, जूनियर, अपना पीयर्स ग्रुप, बैचमेट, उनके साथ किस तरह का व्यवहार, ये सब सारे डिसिप्लिन जो है स्कूल में सिखाई जाती है। तो एवं प्रकार से विकास की अगर चर्चा करें तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक, क्रियात्मक एवं सामाजिक विकास, ये 5 तरह का डायमेंशन तो बच्चे का विकास चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विकास की अवस्थाएं। चूंकि ये तो हम आयाम पे बात किए, विकास की आयाम डायमेंशन पे बात किए, अब हम चर्चा करना चाहते हैं कि विकास की अवस्था क्या है, मतलब उम्र के हिसाब से वो कैसे कैसे किस फेज में जाते हैं, उसका उम्र बढ़ते जाती है, उनका क्लास का लेवल भी बढ़ती जाती है, और एवं प्रकार से हम कब्र से जाने से पहले तक बात करना चाहते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, एक नंबर में गर्भावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसमें आप इसको एक काम करते हैं कि एज के हिसाब से भी डिनोट कर देते हैं। ये 9 महीने के टाइम पीरियड होता है, ये 9 महीने का टाइम पीरियड होता है। और अगर डेज की, अगर दिन की हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये लगभग ऑलमोस्ट 270 से 280 डेज दिनों की बात होती है। ठीक है, और शिशुआवस्था हो गया आपको 0 से 2, 0 मतलब जन्म, जब जन्म हो गया उसके बाद 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। उसके बाद बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो बाल्यावस्था 2 यहां खत्म हो जाती है, 3 से 12 वर्ष, 3 से 12 वर्ष। और रॉस के हिसाब से जब पढ़ते हैं, रॉस के हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि शिशुआवस्था जो है जन्म से 5 वर्ष, ओनली 5 ईयर। बाल्यावस्था ये 5 से 12 वर्ष, और किशोरा 12 से 18, और प्रौढ़ा, ये प्रौढ़ा हो गया आपको 19 प्लस, जहां तक वृद्धा से पहले तक, यानी 40-45 से पहले की बात है। अब हम चर्चा करते हैं गर्भावस्था। आप एक चीज गर्भावस्था में आप एक चीज ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि गर्भावस्था अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर, क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें आप देखेंगे गर्भ अवस्था जो होती है, इसमें भी 3 पार्ट में हम बात करते हैं। गर्भावस्था ये 9 महीने की बात होती है, 9 महीना मतलब 270 से 280 दिन। ठीक है, इतने दिन की टाइम पीरियड होती है। लेकिन आप इसमें बात करेंगे कि इस गर्भावस्था को भी 3 भाग में बांट करके समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट होता है डिंबावस्था। डिंबावस्था
जर्मिनल स्टेज, यानी कि 2 सप्ताह। टाइम पीरियड क्या है? 2 सप्ताह। ये डिंबा अवस्था हो गया 2 सप्ताह। उसके बाद पिंडावस्था, ये हो जाएगा 3 सप्ताह से 2 महीना। और लास्ट हो जाएगा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था मतलब फीटल स्टेज, मतलब ये 3 महीना से 9 महीना। ठीक है, आप इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ये गर्भकाल तो है ही, जैसे कि आप एक मेल पर्सन है, एक फीमेल है, दोनों शादी हुई, ठीक है। शादी होने के बाद आप बेबी प्लान करते हैं, ठीक है। बेबी प्लान करते हैं, बेबी प्लान के बाद फर्स्ट जैसे ही बेबी प्लान करते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं, तो प्रेग्नेंट होने के साथ जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या कहलाती है? जर्मिनल स्टेज कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? जर्मिनल, यानी डिंबा अवस्था कहलाती है। और ये मात्र 2 सप्ताह यानी 14 डेज, 14 दिन, ठीक है, इतने दिन के टाइम पीरियड की गर्भावस्था को हम डिंबा अवस्था बोलते हैं। क्योंकि हम विकास चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट पे जब बात कर रहे हैं तो वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट होती है विकास। तो एक इनिशियल स्टेज की बात मैं कर रहा हूं जो कि मात्र 2 सप्ताह होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 सप्ताह का टाइम जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद आपका पिंडा अवस्था स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था स्टार्ट होती है? पिंडा, जिसको एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलते हैं, यानी कि 3 सप्ताह से 2 महीना तक का टाइम पीरियड। 3 सप्ताह से 2 महीना तक का टाइम पीरियड ये आपका पिंड का धारण कर लेता है, ठीक है। आपको ये समझ के आश्चर्य लगेगा कि ये मात्र 3 सप्ताह से 2 महीने के टाइम पीरियड में उस गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर उसके स्किन पे हेयर आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, उसके बॉडी के अंदर हार्ट जो है सो वो काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब 3 सप्ताह से 2 महीने तक उसके अंदर एक नया मतलब एक नया स्ट्रक्चर हो जाता है डेवलप होकर के। लास्ट है भ्रूणावस्था यानी फीटल स्टेज। इस अवस्था 3 महीना से 9 महीना आप देखते हैं, जहां अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हैं वहां पे आप देखते होंगे कि वहां पे लिखता है कि भ्रूण हत्या गैर कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है या गैर कानूनी है। इस तरह का आप वहां पे लोगो, इस तरह का स्टिकर वगैरह आप बोर्ड वगैरह देखते होंगे, ठीक है। और अभी सुप्रीम कोर्ट जो है सो ये लेटेस्ट न्यूज में बता रहा हूं कि अभी ये भ्रूण हत्या वाली बात जो है, ये खैर बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये 21 से 24 वीक, ठीक है, ये सप्ताह जो है 24 सप्ताह तक मैक्सिमम आप गर्भपात करवा सकते हैं। वो भी आप इसके कोर्ट के गाइडलाइन से और अच्छे डॉक्टर वगैरह के मतलब सर्विलेंस में आप ये काम कर सकते हैं, अन्यथा गैर कानूनी अपराध है ही। लेकिन इसके बात करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। और ये गर्भावस्था मैंने बताया। अब बात करता हूं शिशुअवस्था पे। शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष, ठीक है। ये शिशुअवस्था आप देखेंगे कि ये जब बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि ये गर्भावस्था जब 9 महीने का टाइम पीरियड जब खत्म होता है, तो उसके बाद ये मायावी दुनिया ये पृथ्वी पे पहली कदम रोकते हैं और वो भी रो करके स्टार्ट करते हैं अपना जीवन। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं और यहाँ पे कदम रखते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? रोता है, रोना। रोना से स्टार्ट होता है, रोना से स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो रोने से स्टार्ट होता है, यानी कि ये शिशुआ अवस्था में ये बच्चे जो हैं रो कर ही अपना डिमांड पूरा करते हैं, डिमांड पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको अगर, इस बच्चे को अगर भूख लगेगी तो भी ये रोएगा, ठीक है। और इनको अगर भूख नहीं लगी है
उनको थोड़ा बहुत बाहर घूमना हो, उसको गर्मी लग रही हो, तो भी वो रोएगा ही, ठीक है। तो जो अनुभवी माताएं हैं, उनके बच्चे अगर फर्स्ट बार रोते हैं तो वो सीधा सीधा समझते हैं कि हमारे बच्चे को भूख लगी है, और सेकेंड टाइम जब वो फिर रोते हैं तो उनकी अनुभवी माँ समझती है कि अब बच्चे को भूख नहीं, उनको थोड़ा बहुत बाहर घुमाने की काम करने की बात है, इसलिए रो रहा है, ठीक है। तो एवं प्रकार से ये रो करके अपना डिमांड पूरा करता है। और नेक्स्ट बात इसकी वाइटल चीज हम ये देखेंगे, ये पूर्णतया अपनी माँ बाप पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो भाई जन्म लिया है, और जन्म टाइम ड्यूरेशन क्या है, 0 से 2 साल। ये 2 साल में रो करके तो अपना डिमांड पूरा करता है, साथ साथ में पूर्णतया 100% अपनी माता पिता पे आश्रित होते हैं। इनको भूख लगे, इनका कपड़ा चेंज करना हो, उनको स्नान करना हो, उनको सुलाना हो, उनको बेड चेंज करके नए बेड पे देना हो, ये सारी गतिविधि, पोटी कर दे, टॉयलेट कर दे, सुसु कर दे, जो भी चीजें करे, उसको कपड़ा चेंज करना, ईच एंड एवरीथिंग वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए पूर्णतया अपने माता पिता पे डिपेंड होते हैं। साथ साथ में एक बात का और ध्यान रखेंगे, इस उम्र के बच्चे जीवन का मूलभूत आवश्यकता जो बोलते हैं, कि बोलना तो जन्म लेने के साथ ही, क्योंकि ये भाषा जो होती है ये तो साउंड है, ध्वनि का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये भाषा क्या है, कहीं ना कहीं साउंड ही है। जैसे बच्चा रो रहा था, तो इसको आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बताते हैं कि ये सामाजिक भाषा है, सोशल लैंग्वेज है, ठीक है। वाइगोत्स्की वगैरह जब पढ़ाएंगे तो उसमें आगे चल करके हम ये सब बात पे भर भर के बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल शिशुअवस्था पे हम बात करते हैं, ओके। तो अपनी माँ बाप पे 100% क्या होता है, डिपेंड होता है। साथ साथ में जीवन का जो सबसे मस्त एकदम मतलब छोटा छोटा दो शब्द का बात, जैसे मम्मी, दादा, पापा, ये सब जो है सो बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं बच्चा मतलब लुढ़कते रहता है, दवाल पकड़ के चलना, उंगली पकड़ के चलना, और खुद से भी चल करके दिखाना, खड़ा होकर के दिखाना, ठीक है। और देखते हैं तो हम लोग ताली बजाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो शिशुअवस्था में होती है, और ये आपको कहना होगा कि ये जन्म से 2 साल, और जब रॉस बात करते हैं तो कितना होता है, जन्म से 5 साल, 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। और यहीं पे फ्राइड जी, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड जी की अगर जब बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि बच्चा 5 साल में ही सारी समझ प्राप्त कर चुके होते हैं, मात्र 5 साल में, 5 साल में, 5 इयर्स में जीवन की मूलभूत जितने भी जानकारी होती है, सारी चीजें वो मेंटल रूप से वो अंडरस्टैंड करने, ऐसा सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। और रॉस भी बोले हैं कि शिशुअवस्था जो है सो जन्म से 5 साल की ही होती है, ओके। चलिए, शिशुअवस्था हो गया, इसके बाद बाल्यावस्था पे बात करते हैं। बाल्यावस्था, इसका टाइम पीरियड है आपको 5 से 12 और 3 से 12। ये किसके हिसाब से है? रॉस के हिसाब से। और बाकी बहुत सारे साइकोलॉजी पढ़िएगा तो 3 से 12 रहता है, ठीक है। तो पहले बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं। बाल्यावस्था, जैसे ही हम बाल्यावस्था बोलते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, कृष्ण लीला वगैरह आप देखे होंगे, जब कृष्ण लीला आप बढ़िया से देखें तो एक बाल्यावस्था का क्या परफॉर्मेंस होता है, वो चीजें आपके दिमाग में बारीकी से समझ में आ जाएगी। तो कुछ बात करते हैं बाल्यावस्था क्या होती है। तो बाल्यावस्था ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें बच्चा जब 3 से 12 के टाइम पीरियड में होता है, या 5 से 12 के बीच में, तो ये बच्चा के अंदर जो मानसिक संरचनात्मक होती है, संज्ञानात्मक HMT, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता, यानी वास्तविकता जगत से जुड़ने का कोशिश करता है, वास्तविक जगत से जुड़ने का कोशिश करता है, ओके। अब साथ साथ में इस काल को, ये शिशुअवस्था के बाद जो बाल्यावस्था है 3 से 12, 5 से 12, इस टाइम पीरियड में वास्तविक बातों को तो जानना चाहेगा, आएगा, बोलेगा कि ये क्या है, बोलेगा कि ये लैपटॉप है, ये क्या है, ये कैमरा है, कैमरा है तो क्यों कैमरा है, काहे कैमरा है,
कौन सा कलर है, मतलब एक छोटा, इसीलिए बोला जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक, छोटा लिटिल साइंटिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था को लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे को क्या बोला जाता है? छोटे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला जाता है, क्योंकि ये क्या पूछेगा इसकी कोई दायरा नहीं होती है। वो जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा वो आपको पूछते रह जाएगा। लेकिन बेवकूफ लोग घर वगैरह में देखिए, गांव घर में या किसी समाज में, बच्चे जानना चाहता है रियलिटी चीज, उसके पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता है कि वो सच बताएं, उसको डांट करके इग्नोर कर देते हैं और पेरेंट्स अपना काम में लग जाते हैं। जबकि बच्चे को जो पूछते हैं, जितना पूछते हैं, जितना भी समय हो, एकदम सच से, अच्छे से, रुचिकर बना करके उसको समझाने का प्रयास कीजिए। उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वो चीज एक्नॉलेजमेंट एकदम दिमाग में फिक्स हो जाता है। ठीक है। और इस काल को हम अनोखा काल भी कहते हैं। क्या काल कहते हैं? अनोखा काल भी कहते हैं। ओके, अनोखा काल कहते हैं। और इस टाइम पीरियड में आप देखते होंगे बच्चे अपने समूह के बच्चों से दोस्ती करते हैं, पीयर्स ग्रुप में, पीयर ग्रुप से क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। ओके। और खेलों में बहुत सारी समाज के साथ अंतःक्रिया करके बहुत सारे विचार, एक सोच, एक अपने दिमाग का विकास करने का क्षेत्र, वो सारी चीजें जो है सो एक समाज में रह करके, और इस उम्र में भरपूर ढंग से बहुत अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है, उसके ब्रेन में किस चीज का इंटरेस्ट, कौन चीज का टेस्ट इनपुट किया जाए, इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किशोरावस्था का। इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। इसके बारे में आप एक चीज जानेंगे, इस उम्र को, ये 12 किशोरावस्था जो है, इस उम्र को आंधी तूफान की उम्र कहते हैं। आंधी तूफान की उम्र कहते हैं, आंधी तूफान। और घर से पलायन जो करते हैं, घर से भाग जाते हैं, ये भी वही अवस्था कहलाती है। साथ साथ में आप देखते होंगे कि इस उम्र के बच्चे, बॉयज एवं गर्ल्स, छात्र एवं छात्राएं, लड़के एवं लड़कियां, इस उम्र के 12 से 18 साल के सजने पे बहुत ध्यान देते हैं। सजने संवरने पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है। सजने संवरने पे बहुत ध्यान, मतलब यूं चाहते कि मतलब इतना अच्छा ड्रेस पहने कि हमसे ज्यादा कोई नहीं चमके, इस तरह की उनकी मानसिकता होती है इस उम्र के पीरियड में। और साथ साथ में यही एक उम्र होती है जो मतलब विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो। ठीक है। अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण की भावना आती है वो किशोरा अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर पेरेंट्स अगर कोई चीज अभिभावक से लड़ भी जाते हैं, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे इस मानसिकता के होते हैं कि अपने शिक्षक से भी वो लड़ बैठते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में टीचर को समझना चाहिए कि इनका कोई दोष नहीं है, इसके उम्र का दोष है, और टीचर को हमेशा टीचर समझ के ही पढ़ाना चाहिए, और क्षमा तो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? एक तो आंधी तूफान की उम्र कहते हैं, पलायन की बात करते हैं, एक बात और आ जाती है इसमें, आत्महत्या करने की भी बात आती है। आत्महत्या भी करने की उनकी मानसिकता विकास हो जाती है, उनकी मतलब प्रवृत्ति ऐसा हो जाता है उनका। इसके साथ साथ घर से भाग भी जाएंगे। पेरेंट्स से किसी भी चीज का अगर वो डिमांड करेंगे, अगर टाइम पे अगर वो चीज नहीं देंगे पेरेंट्स, तो इसके कारण जो है सो वो घर से भाग भी जाता है। तो ये किशोरावस्था बहुत वाइटल रोल करता है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था। ठीक है। प्रौढ़ावस्था को कहते हैं जैसे कि 21 से 40 वर्ष, इस उम्र के लोगों को हम प्रौढ़ावस्था में कंसर्न रखते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्रौढ़ावस्था ऐसी अवस्था होती है, इस उम्र में मैक्सिमम जो लगभग 99%
नॉट 90% प्लस ही होगा, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, नॉट 100%। तो इसमें आप देखते होंगे कि सभी लोग शादीशुदा होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, अपना परिवार होता है, और इस एज के लोग जो है सो मतलब काफी विश्वसनीय होते हैं। ये जल्दी झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे, फरेबी वाला काम नहीं करेंगे, जितना बोलेंगे जैसे बोलेंगे उतना उन चीजों पे खड़ा रहने का अथक प्रयास करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रौढ़ावस्था इज द बेस्ट एज। और इसके बाद हम बात करते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था वृद्धावस्था की बात जैसे ही हम करेंगे तो आप देखेंगे कि वृद्ध किसको बोलेंगे, मतलब ओल्ड एज किसको बोलते हैं, ओल्ड सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं। आप देखेंगे एक तो उनका बॉडी जो है सो मतलब धीरे धीरे कारगर नहीं रह जाती है, ओके, सार्थक नहीं रह जाती है। साथ साथ में यादाश्त शक्ति, ठीक है, यादाश्त शक्ति ये भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। आप देखते होंगे घर में आपके दादाजी हैं, हाथ में मोबाइल है और मोबाइल ही घर में ढूंढ रहे हैं, तौलिया रखे हैं कंधे पे और तौलिया ढूंढ रहे हैं, अपना ही चश्मा रखे हैं हाथ में, अपना ही चश्मा पूरे 1 घंटा से परेशान हो रहे हैं। यानी कि उसकी यादाश्त, अल्जाइमर नाम का बीमारी भी इस एज में आ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जो स्वर्गवास हो गए, बहुत अच्छे आदमी थे, पर्सनली मैं बहुत अच्छे मानता हूँ। उनको भी एक ओल्ड एज में जाकर के अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई, जिनको पागलपन, वो यादाश्त वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। चलिए ये तो मैंने बताया, फर्स्ट क्या बताया, विकास और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया। उसके बाद विकास के आयाम पढ़ाया, फिर विकास की अवस्था पढ़ाया। अब एक लास्ट छोटा सा एक पॉइंट है कि बात यहाँ पे ये है कि विकास जो है, विकास मतलब ऐसा कौन कौन सा वजह हो सकता है कि विकास जो है सो प्रभावित हो सकती है बच्चों का। तो लिखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी ये भी होता है कि मतलब ऐसा कौन कौन सा वजह हो सकता है कि बच्चों का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा सकती है या नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है, आखिर वजह क्या क्या हो सकती है, इनके मतलब कुछ इसकी अवधारणाओं पे, इसके बातों पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहली बात कि हम लोग जैसे भी हैं हम अपने माता पिता के फोटोकॉपी है, तो इसमें आनुवांशिकता देते हैं, हेरिडिटी, मतलब कि हेरिडिटी जिसकी जैसी रहेगी वैसे को फोटोकॉपी होंगे। अगर उनके पेरेंट्स को डायबिटीज हैं तो प्रोबेबिलिटी ये आती है कि आगे चल करके उनके बच्चे में भी मतलब डायबिटीज होने की एक चांस हो जाएगी। और जिन माता पिता के वो अंधापन, अंधपक्ता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और रेलवे वगैरह में जब जाते हैं तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस के कारण न ड्राइवर बनता न गुड्स गार्ड बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उनको जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, इस तरह की बीमारी, चूंकि वो हेरिडिटी से ट्रांसफर होती है, ठीक है, इसीलिए अनुवांशिकता मैंने लिखा है। तो अनुवांशिकता के कारण ये कलर ब्लाइंडनेस भी जो है सो स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चेंज होती है। कलर की, आंख की जो कलर होती है, रंग होती है, भूरापन, नीलापन, इस तरह की जो आंखों की कलर होती है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। ओके, तो इन वजहों से उनके विकास करने में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर अंधापन मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाली बात अगर होगी तो वो व्यक्ति मतलब रेलवे का एग्जाम प्री मेंस निकालने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन तो नहीं कर पाएगा। जब नहीं हो पाया तो उसके जीवन का एक विकास का क्षेत्र तो अवरुद्ध हो गया। ओके, तो इस वजह से मैंने बोला कि हेरिडिटी से भी जो बीमारी वगैरह स्थानांतरण होता है, तो उससे भी जो नए बच्चे जनरेशन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसको एक क्षेत्र पे, एक समय पे जा करके उनको परेशानी होगी और वो जहां पे जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसका विकास अवरुद्ध हो गया। इसीलिए मैंने लिखा विकास को प्रभावित इस वजह से हो सकता है, ये एक वजह होती है। दूसरा वजह है कि एक थायरोक्सिन रस, ये थायरोक्सिन रस जो है एड्रिनल ग्रंथि से, ये रस निकलती है।
ओके। ये थायरोक्सिन रस जो है कहां से निकलती है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। जिस बच्चे में ये थायरोक्सिन रस नहीं निकलती है वो बौनापन का शिकार हो जाते हैं। सर्कस वगैरह में देखते हैं लिलीपुटियम सब छोटे छोटे एकदम, इसका मतलब है कि उन बच्चों में एड्रिनल ग्रंथि से थायरोक्सिन रस नहीं निकली है, इस वजह से वो बौनापन का शिकार हो गया। और हम लोग जितने अच्छे चंगे भंगे हैं, इसका मतलब हम लोग का एड्रिनल ग्रंथि अच्छा काम कर रहा था, उसे प्रॉपर वे में थायरोक्सिन रस भी निकली है। ये भी एक विकास को प्रभावित करने का कारक हुआ। वो आगे बढ़ता तो कम से कम सेना उना में जाता, एयरफोर्स बनता, ओके। नहीं बढ़ पाया, इस वजह से उनका विकास, जीवन का विकास जीवन में अच्छा नहीं कर पाया, बहुत अच्छी जगह नहीं जा पाया। अब खैर तो वो तो दुनिया का अलग है, पैरा ओलंपिक में देखिए बहुत सारे क्षेत्र हो गए हैं, बट लेकिन मैक्सिमम जो विकास करने का क्षेत्र होता है उसमें तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ती है। ओके, आगे बात करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अब ये वातावरण है, वातावरण को भी कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि वातावरण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वातावरण, जैसा वातावरण होगा वैसा आप बन जाओगे। अगर अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, अगर बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो आप भी बुरे कर डालोगे। ठीक है, तो एक वातावरण, एक बहुत अच्छा वातावरण चाहिए ही चाहिए। ठीक है, साथ साथ में आप सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर सवेरे सवेरे प्रातः काल अगर आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा तो आपके बॉडी में टेम्परेचर में वो चेंजिंग नहीं होगा, जो कि वो कैल्शियम वगैरह बनाने का जो है सो काम जो होता है वो नहीं बन पाएगा। तो सूर्य का रोशनी भी जो है सो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण भी है और वायु का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप अगर दूषित क्षेत्र में रहेंगे तो आपके बॉडी में जो है, आपके माइंड में जो है सो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जिसके कारण जो है सो आप मानसिक चिंतन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर अच्छा विचार तक नहीं आएगा। खैर वो तो बात की बात है, आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल आप जानिए कि अच्छा अगर वायु लेंगे, हरियाली क्षेत्र में, गांव घर में आप रहेंगे, आप देखते होंगे गांव घर के लोग ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहते हैं और मजबूती से अपना जीवन चलाते हैं। और शहर के लोग जो होते हैं एक उम्र के बाद ढीले ढाले पड़ जाते हैं, बिकॉज कि मतलब कहीं ना कहीं वातावरण और ये सूर्य की प्रकाश और ये वायु, इन सब चीजों की बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक बॉडी पे। और जब विकास का चैप्टर पढ़वा रहे हैं तो इन सब वजहों से विकास नहीं हो पाती है, ये सब इसका रूट कारण बन जाती है। ओके, ये तो था एक लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कि आप लोग तक एक सीडीपी का जो है सो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोग का जो क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे एकदम रिलेटेड आपको पूछेंगे ही पूछेंगे और पूछते ही हैं। कहीं ना कहीं आपके भी ब्रेन का विकास देखना चाहता है कि आपकी समझ कहां तक बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया है हम कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पे करवाने का एक प्रयास करते हैं। और चूंकि हम आगे पीछे मतलब पीछे जो बताए हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब जितने भी विकास की आयाम मैंने बताया, विकास की आयाम, विकास की आयाम, विकास के आयाम पे जो मैंने चर्चा किया, जिसमें कि हम फिजिकली डेवलपमेंट बात किए, उसके बाद मेंटल की बात किए, मेंटल डेवलपमेंट, उसके बाद इमोशनल की बात किए, इमोशनल की, लैंग्वेज की, ठीक है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट जितने भी चीज मैंने बताया है, आपको समझना पड़ेगा कि ये सारा विकास एक दूसरे पे डिपेंड। ठीक है, अगर ये फिजिकली डेवलपमेंट, शारीरिक विकास अगर नहीं हो पाएगी तो उसका मेंटल और इमोशनल, क्योंकि आपको कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होती है। अच्छा, कोई नहीं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि मैंने जितनी भी मुद्दों पे, पॉइंट पे डिस्कस किया है क्या वो संदर्भित है। देखते हैं आपको कहां तक लाभ मिल सकती है। और हम बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोग को भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं और थ्योरी क्लास दें, ऑनलाइन बोर्ड में, ऑफलाइन में। अगर मेरी लेक्चर अगर आप लोग को पसंद अगर आई है तो मुझे प्रमोट करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? देखिए ये साइंटिस्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि मतलब एक मानव है, विकास किसकी बात कर रहे हैं, ये विकास चैप्टर किसकी मैंने पढ़ाया,
बालक का पढ़ाया, बच्चे का पढ़ाया, उनके बारे में विकास पे मैंने चर्चा किया है। तो कहीं ना कहीं जो विकास को प्रभावित करने के लिए वायु, प्रकाश, सूर्य, वातावरण, ये सब चीजें मैंने बात किया है, कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता होगा। चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं, जॉन डीवी, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉस का। तो ये अरस्तु जी, सी इसका आंसर होगा अरस्तु का। और अरस्तु जी का कहना है कि हम जो भी हैं ये मेरा आंतरिक हेरिडिटी और बाह्य मतलब वातावरण, ये दोनों का प्रतिरूप है। ये अरस्तु जी अपने रिसर्च करके ये बहुत बड़े सेंटेंस का फॉर्मेट किए हैं, जो कि आप लोग को दिमाग में रख करके सीटेट के क्वेश्चन में सही करने का एक अवसर मिलेगा। अगर पूछेगा तो आप बनाएंगे ही, क्योंकि अरस्तु जी ही बोले हैं। क्या बोले हैं? मतलब हम जो भी हैं उसमें दो चीज का कारक है, एक हेरिडिटी का रोल है, एक एनवायरमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है मात्रात्मक, बहुआयामी, गुणात्मक और व्यक्तिगत। चूंकि अब इसमें आप सोचिए क्या होगा, चूंकि विकासात्मक की बात किया है, तो मैंने जब चर्चा कर रहा था तो इसमें मैंने बताया था विकास और वृद्धि, ये दो पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था। विकास के बारे में बोला था कि ये गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब क्या हुआ? सामाजिक में नैतिक मूल्य वगैरह, जो नैतिक मूल्य सबका जो ग्रेसअप करते हैं, वो समाज से अर्जन करते हैं, स्वीकारते हैं, वो क्या कहलाता है? गुणात्मक कहलाता है। लेकिन वृद्धि क्या है कि वृद्धि को मेजर करते हैं, मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ओके, तो इस हिसाब से आप देखिए क्या हो जाएगा, गुणात्मक, विकासात्मक और बहुआयामी। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में विकास तो होना ही चाहिए 360 डिग्री पे। अब सारी चिंतन करने जब तक नहीं होगी तो विकास कैसे कहलाएगी? ठीक है, तो बहुआयामी और गुणात्मक क्या हो जाएगा? अच्छा, व्यक्तिगत, इसमें एक सेकेंड, ठीक है, व्यक्तिगत दिया हुआ है। व्यक्तिगत करने का मतलब इंडिविजुअली, मतलब विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, ये तो व्यक्तिगत भी तो हो सकता है। इनका कुछ अलग ढंग से होता है, इनका कुछ अलग ढंग से होगा, और ये गुणात्मक तरीके से मतलब मल्टीप्लाई के रूप से होते रहती है। गुणात्मक बहुत सी जो चीजों का अर्जन होती है जो दिखता नहीं है। हम वैसे भी बोले हैं विकास को नहीं देख सकते हैं, वृद्धि को आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन है, क्या दिया है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, विकास के संदर्भ में दिया है, बाल्यावस्था में बालकों में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को देखने को मिलता है। ठीक है, विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। विकास की प्रक्रिया शेषवावस्था से मृत्यु तक चल। अरे भाई, विकास की प्रक्रिया जो है शेषवा से नहीं, गर्भ से स्टार्ट होती है। कहां से? गर्भावस्था से। ठीक है, यानी गर्भ से ही स्टार्ट होती है। ये भी गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि बाल्यावस्था में केवल परिमाण, मतलब बाल्यावस्था में ही परिमाणात्मक होगा, मतलब उसका कुछ मात्रात्मक वाली बात हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और विकास कभी ये नहीं होता। इसका मतलब 3 नंबर क्या कह रहा है? विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। ये थर्ड इज जो 3 नंबर बनाए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्ति व्यवहार इत्यादि में, देखिए इन सब चीजों की बात किया। क्या सब दिया है? दृष्टिकोण दिया है, रुचि दिया है, स्वभाव दिया है, आदत दिया है। तो बात तो यही है कि विकास की प्रक्रिया में जब तक हमको किसी भी क्षेत्र में, मेरा विकास तभी हो पाएगा जब उस क्षेत्र में हमको मतलब इंटरेस्ट आएगा। मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या? रुचि। और दृष्टिकोण, जब तक मेरा
विजन क्लियर नहीं होगा कि हमको करना क्या है, मेरा एंगल क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वभाव मतलब मेरे स्वभाव में आना चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट वाला स्वभाव आना चाहिए। अगर मैं किसी क्षेत्र को सीख रहा हूं इंटरेस्ट के साथ तो वो दिखेगा, वो स्वभाव दिखेगा। आदत, हैबिट्स, आज जो कर रहे हैं वही कल करेंगे, इससे बेटर करेंगे, वो कुछ नया करेंगे। तो एवं प्रकार से इसमें जो लोग बनाए हैं ABCD वो बिल्कुल सही है, फोर्थ वाले बिल्कुल सही। ओके, आगे बढ़े। ओके, चलिए 5 नंबर, 5th क्वेश्चन देखते हैं। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पे निर्भर होता है? उसके वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। अभी अभी मैंने बताया, 4th नंबर सही है। अब वैसे मैंने बताया भी है, मानव का जो विकास है, मानव जो भी है, हम जैसे भी है तो मेरा विकास ही हो करके तो हम ऐसे हुए हैं जी, और हम जैसे भी हैं तो मेरी हेरिडिटी का बात है और वातावरण का, दोनों मिल करके हम अभी इस हाल में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछना, यानी कि दोनों का मोर इंपॉर्टेंट है। तो 4th वाले जो बना है बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं? सर्वाधिक उपयुक्त चयन करें। संज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक, संवेगात्मक। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन कर पाता है? अब देखिए कि पहला क्या दिया हुआ, संज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक, संवेगात्मक, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आप लोग सोचिए इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके परिणाम स्वरूप बालक निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन, अपने आप को कैसे ढालने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं उसका माथा जो HMT संज्ञानात्मक वाली बात है, हेड माइंड थिंकिंग, रीजनिंग करके, तर्क करके, अच्छा है कि बुरा है, कब कितना मतलब किस आधार से रहना चाहिए, ठंडी का मौसम आया है, क्या मुझे स्वेटर मफलर में घूमना चाहिए कि टी शर्ट में लेकर के हमको चंगा चमकना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मानसिकता संज्ञानात्मक के हिसाब से हम चयन करेंगे। जो लोग 1 नंबर बनाए हैं, फर्स्ट बनाए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। अब देखिए, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ठीक है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, गलत बात है, उसका लंबाई क्यों मापेंगे? बच्चा आया है, उसका एड्रिनल ग्रंथि से थायरोक्सिन रस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके लंबाई नापेंगे हम? जी नहीं। ठीक है, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, जब लंबाई नहीं मापेंगे तो उसका वजन मापेंगे, यो गलत। उसके बाद प्रत्येक माह उसकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। ठीक है, प्रत्येक माह उसके शारीरिक आकार में, फिर जब यहां पे बोल दिया लंबाई नहीं तो शारीरिक आकार में, दोनों तो बात एक ही कह रहा है घुमा फिरा के। यानी कि 3rd क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि बच्चे का जो टीचर होते हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर वगैरह भी बात करते हैं तो उसमें भी बात हम बताएंगे कि बच्चे को जो है सो मतलब शिक्षक को मतलब व्यक्तिगत जा करके उनकी समस्या को परखना चाहिए, उसके इंटरेस्ट जोन को जो है सो मतलब परखना चाहिए, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, उसका क्षमता क्या है, इन सब चीजों को हम परखते हैं। और एक चूंकि बच्चे तो बहुत होते हैं, जो शिक्षक होते हैं क्लास टीचर होते हैं, तो सारे टीचर को सारे स्टूडेंट के बारे में उनका एक पॉजिटिव क्षेत्र कौन है, नेगेटिव क्षेत्र क्या है, एक खांचा तो बना करके रखना ही चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि वो परिवर्तन की जांच करेंगे। ठीक है, कितने टाइम के बाद क्या वेरिएशन हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है, इस महीना क्या हो गया है, संभावित आगे क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में लिख करके रखिए या कॉपी में नोट्स बना करके रखिए, कुछ ना कुछ आप लिख करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ाने, टीचिंग स्किल में, विद्यार्थी का विकास करने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? क्या दिया है? मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक, यानी मेंटल की बात कर रही है और कॉग्निटिव की बात कर रही है। क्या दिया? सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, शारीरिक विकास और
भाषाई विकास। यानी कि अगर मेंटल अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक वाली बात जो है मतलब मोर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? मोर इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, आपका ठीक है। चलिए 2 नंबर जो बनाए हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या दिया है? जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोगत्यात्मक विकास। देखिए समस्या या परिस्थिति, अभी अभी मैंने बताया समस्या और परिस्थिति, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल पाते हैं, कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ना वो तटस्थ होते हैं, सोच करके निर्णय लेते हैं, संज्ञानात्मक वाली बात है। कैसी बात है? संज्ञानात्मक वाली बात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। जो लोग 2 बनाए हैं बिल्कुल सही। 10 नंबर देखिए, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? देखिए संवेगात्मक विकास, उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को। ठीक है, अभी अभी बताया ना कि इमोशनल चीज किसे प्रभावित करेगा। अरे इमोशनल, जब आप मतलब अपने भावात्मक रूप से कमजोर आप रहेंगे तो आप हर क्षेत्र में पीछे छूट जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो शारीरिक विकास को भी हो जाएगा, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास, ए बी सी तीनों। 4th वाले बिल्कुल सही। 11 नंबर, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए असत्य चुनना है। ठीक है, क्या है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकास होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से। अच्छा, मतलब आयु जो है, आयु का स्तर कुछ भी रहेगा, है ये सब चीजें जो है सो मतलब समान प्रकार से होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे 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 मैंने पता गर्भावस्था का उसका अलग टाइम पीरियड है, उसमें गर्भ के अंदर बच्चा बहुत कुछ समझता है, वो वही समझता हो क्या होता है। उसके बाद जब जन्म लेता है शिशुवावस्था में अनुकरण से बहुत सारी चीजों को वो सीखता है, लर्न करता है, और फिर बाल्यावस्था में आकर के वास्तविक जगत से जाता है। ठीक है, उसके बाद जब किशोरा आता है तो हम बताएं सजने सवरने, उसके बाद विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना होती है, घर से भाग जाता है, आत्महत्या करता, आंधी तूफान बोलता है। तो इसमें से क्या होगा कि विभिन्न स्तर में विभिन्न प्रकार से विकास होता है, लेकिन इसमें क्या हो दिया? समान प्रकार से। गलत। और हमको चयन क्या करना था? असत्य ही। तो असत्य यही है, बाकी सब क्या है? सही है। तो 3 नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 नंबर आंसर होगा। बिल्कुल आगे बढ़े। गुड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक। क्या होगा? राजू अभी तो बोले कि जब शारीरिक रूप से आप कमजोर रहेंगे तो आप देखते होंगे कि हमारे समाज में जो पतले दुबले रहते हैं उसका जल्दी भाव नहीं देता। रोड वोड पे भी चलिए, जो पूरा एकदम जिम रहेगा, एकदम सलमान खान बॉडीगार्ड टाइप से चलेगा तो जल्दी लोग उसके मुंह नहीं लगते। ठीक है, तो जो पतले दुबले रहेगा वो क्या है नहीं है लोग उसको पहचानेगा नहीं, लेकिन शरीर देख करके उस पर एकदम चढ़ के बोलेगा। ठीक है, ऐसी मानसिकता होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि तीनों रूप से वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की विकास होती है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन जब स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ विकास भी होगा, और जहां चाहेंगे वहां तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को इफेक्ट करती है। तो ABC यानी कि 4 वाले बिल्कुल सही। ठीक है, 13 नंबर, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। मतलब वृद्धि है, क्षेत्र असीमित, गलत बात है। वृद्धि सीमित होता है, एक क्षेत्र के बाद रुक जाती है। विकास पूरे जीवन चलते रहती है। ठीक है, तो विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। क्या हो जाएगा? बी सही है और सी से। बी और सी वाले बिल्कुल सही। ओके, बढ़े। गुड। चलिए 15 नंबर देखते हैं।
सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं आप चाइल्ड सेंटर वगैरह जितना भी चीज आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब साइकोलॉजी वाली बात तो होती ही है। साइकोलॉजी प्रोसेस से ही उसको उसका डेवलपमेंट कराया जाता है। क्योंकि आपको एक शिक्षक है तो आपको पूर्व ज्ञान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि इसमें क्या क्या है। तो पौष्टिक आहार से कुपोषण को क्लियर किया जा सकता है, शारीरिक व्यायाम से फिजिकली आप मेंटेन हो सकते हैं, और साइकोलॉजी से आप अपना इमोशनल ये सारी चीजों को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ABC। फोर्थ वाले जो भी बनाए बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन 16 होगा। ठीक है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशी में तेजी से बढ़ती है। क्या है? ABCD। क्या बनाए आप लोग? आंसर दीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूं, देखिए अब बात यहां पे है कि 12 से 14 साल की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई में, तो स्टार्टिंग में जो उम्र होती है 12 से 14 साल का टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे बॉयज और गर्ल्स, आप देखेंगे कि बॉयज लोग तो वैसे ही रहते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन इस उम्र में गर्ल्स लोग का शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। और शारीरिक परिवर्तन की वजह से उनका मेंटल लेवल भी थोड़ा ज्यादा, मतलब समाज के प्रति, घर के प्रति, अपने प्रति थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, और लड़के की तुलना में 3-4 साल ज्यादा अनुभवी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं शरीर के प्रति, समाज के प्रति, और भी बहुत सारी चीजें होती है। धीरे धीरे मतलब ये उम्र पीरियड में लड़कों से काफी ज्यादा समझदार होती है लड़कियां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसके आयु के बीच डैश की अपेक्षा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में। उसके बाद 14 से 18 के बाद इस उम्र में जाने के बाद लड़की वहीं रह जाती है, लड़का उससे छलांग लगा के आगे निकल जाती है अगले पड़ाव में। तो क्या हो जाएगा? आयु के बीच क्या हुआ? लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबी मांसपेशी में तेजी से बढ़ जाती है। यानी कि बी वाले जो बनाए हैं बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज क्वेश्चन आज यहीं तक करते हैं और सेशन को हम समाप्त करते हैं। सेशन अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा बहुत शेयर कीजिए। ओके, और हम लोग बेहतर कोशिश करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फैकल्टी हैं, सारे बेस्ट फैकल्टी है। अपना अथक प्रयास से आप लोग को सफल बनाने का, बेहतर प्रयास करने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।